नमस्कार दोस्तों। चाणक्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। हम इन लेक्चर्स को बोथ लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों एस्पिरेंट्स के मद्देनजर रखते हुए जो है इसको तैयार हम कर रहे हैं, और आने वाली क्लासेस को भी हम दोनों माध्यमों के बच्चों के लिए उनकी सुविधा के लिए इसको जो है बनाने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर जैसे कि हम सभी ने हमारे बचपन के एनसीईआरटी जो जब हम पढ़ते थे, ठीक है जी, एनसीईआरटी जब हम पढ़ते थे तो कुछ इस तरह से हमें हमारा जो अर्थ का इंटीरियर वो बताया जाता था कि बाहरी जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो बीच वाली लेयर है उसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है जी, और जो अंदर वाली लेयर है उसको कोर बोलते हैं। यानी कि हिंदी माध्यम में अगर हम इसको देखें तो इसको क्या बोलते हैं, भू परपट्टी बोलते हैं, ठीक है जी, भू परपट्टी, इसको भू प्रवार और इसको क्रोड, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक है लेवल नंबर 1, ठीक है जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके डेफिनेशन हम जा रहे हैं, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर में इसकी डेफिनेशन में जो लिखा है वो लिखा है द नॉलेज ऑफ द internal structure of the earth is obtained indirectly since it is not possible to reach the deep interior of the earth. Scientists have relied on indirect method to gather information about its inner part. क्योंकि हमारा जो अर्थ है अगर हम इसको स्टडी करें तो इसके इंटीरियर में यानी कि इसकी गहराई में जाना जो है संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं जो जियोलॉजिस्ट है, जो जियो साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं कि कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स को जो है लेके चलते हैं कि भाई अगर हमें अर्थ का इंटीरियर है उसको देखना है, उसको समझना है, तो भाई उसके क्या क्या सोर्सेज हैं उसके बारे में जो है ये डेफिनेशन या फिर ये जो लाइंस हमने डिस्कस करी वो बता रहा है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो ज्ञान है हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। पृथ्वी की गहराइयों तक पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदरूनी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों की जो है सहारा लिया है, ठीक है जी। तो वो अप्रत्यक्ष तरीके कौन कौन से हैं अगर उसके बारे में हम देखें तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो अप्रत्यक्ष तरीके हैं उसमें सबसे पहले क्या है, नेचुरल सोर्सेज के बारे में इन्होंने जो है डिस्कस किया है। क्या है, नेचुरल सोर्सेज, ठीक है जी। तो नेचुरल सोर्सेज कौन से है जी, नंबर 1 है जी भूकंपीय तरंगे यानी कि सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक वेव जो है हमारे पास क्या है, अर्थ के इंटीरियर को समझने में मदद करते हैं। तो कैसे करते हैं थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है जी, आपने देखा होगा अर्थक्वेक जब हमारी जमीन पे आता है, धरातल पे फील हम कर पाते हैं, तो उसके माध्यम से जो है भूकंपीय तरंगे सिस्मिक वेव्स जो है जनरेट होती है। देयर स्पीड एंड पाथ चेंजेस एज दे पास थ्रू डिफरेंट लेयर्स, helping scientists understand the material and state, solid or liquid of those layer, ठीक है जी। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई जो अर्थ क्वेक जब आता है, अर्थ क्वेक आने का अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मान के चलो यहाँ पे इस जगह पे अर्थ क्वेक आया, ठीक है। तो सब जगह में तो फील नहीं हो पाता है, तो उसको फील करने का उसकी तीव्रता को मापने के लिए क्या लगाए होते हैं, सिस्मोग्राफ लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सिस्मोग्राफ लगे होते हैं। अगर यहाँ पे भूकंप आता है तो आम तौर पे क्या देखा जाता है, अगर नॉर्मल एक भूकंप आया है, ठीक है जी, नॉर्मल अगर एक भूकंप आया है तो देखा जाता है कि यहाँ पे कई बार वो महसूस ही नहीं होता। क्या है, महसूस ही नहीं होता। तो ये महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सिस्मिक वेव है वो क्या है, जब वो लिक्विड से गुजरती है, यानी कि
जैसे कि ये वाली डेफिनेशन में इसने बताया कि अर्थ क्या है, देयर स्पीड एंड पाथ चेंजेस एज दे पास थ्रू डिफरेंट लेयर। मैंने डिफरेंट लेयर, जो 3 लेयर हमने बताई ना, क्रस्ट हो गया आपका, मेंटल हो गया आपका, कोर हो गया, उन लाइन से पास थ्रू जब ये हो रही है तो क्या हो रहा है, उससे पता चल रहा है साइंटिस्ट को कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सी लेयर लिक्विड में है, कौन सी लेयर सॉलिड में है। तो सिस्मिक वेव उसका जो है एक अभिन्न अंग है, पता लगाने का एक सोर्स है कि भाई हमारी जो अर्थ है उसका इंटीरियर कैसा है। जब भूकंप हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा हम और क्लैरिटी के साथ समझने का जो है प्रयास करेंगे। तब तक फिलहाल आप इतना समझिए कि भाई जो सिस्मिक वेव है अर्थक्वेक के टाइम जब जनरेट होती है, उनकी जो स्पीड है, उनका जो पाथ है वो चेंज होता है। तो इससे पता चलता है अर्थ का इंटीरियर कि वो सॉलिड भी है और क्या है, लिक्विड भी है और सेमी सॉलिड भी है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन माने ज्वालामुखी विस्फोट। अब आप देखते होंगे आपकी जो अर्थ है, ठीक है जी, आपकी जो अर्थ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको वहां पे क्या दिखता है, आपको वहां पे क्या दिखता है, आपको वहां पे दिखता है वॉल्केनो। तो वॉल्केनो आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। तो ज्वालामुखी के बारे में जब आपने पढ़ा है तो ज्वालामुखी भी एक सोर्स है। सोर्स कैसे है कि भाई हमारा जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर से क्या हुआ, यहाँ पे ज्वालामुखी निकल के आ गया जी। तो ज्वालामुखी निकल के आया तो उससे क्या पता चला, उससे ये पता चला ब्रिंगिंग मैग्मा। ज्वालामुखी अपने साथ क्या लेके आ रहा है, मैग्मा लेके आ रहा है, गैसेज लेके आ रहा है फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ टू द सरफेस। माने इनसाइड द अर्थ से वो बाहर कुछ अपने पास लेके आ रहा है, जो लेके आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो जो ये मैग्मा है ये बाहर आ रहा है, ये हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, अर्थ का इंटरनल पार्ट है, उसके बारे में क्या बताता है, उसके बारे में बताता है कि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर कैसा है, हाई है। उसका जो कंपोजिशन है, यानी उसमें कौन कौन से खनिज तत्व हमको प्राप्त होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है जी। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है किसके बारे में, कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसा है। अर्थ के इंटीरियर में हमको पता चलता है कि गहराई में जाने के साथ साथ हमको क्या है, उसमें टेम्परेचर जो है क्या है, बढ़ता हुआ मिलता है। क्या मिलता है, बढ़ता हुआ मिलता है, ठीक है जी। और उसका जो कंपोजिशन है, अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से मिनरल्स है, इसका भी हमको वॉल्केनिक इरप्शन से पता चलता है। अगला है जी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, अब अर्थ का जो हमारा कोर है, अब इसको मान चलो ये हमारा कोर है अर्थ का, ठीक है जी। अर्थ के कोर में यानी कि आउटर कोर, आउटर कोर में क्या है, आउटर कोर जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ये जनरेट करता है तो इससे क्या पता चलता है, जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन द आउटर कोर। मैंने आउटर कोर में जो आयरन हमको मिलता है, निकल हमको मिलता है, उससे जो मूवमेंट जनरेट होता है उससे हमको क्या पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो क्या है, अर्थ का जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड मोड में हमको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स इनसाइड अर्थ। इससे भी पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है उसके इनसाइड में यानी कि अंदर क्या है, मेटेलिक एलिमेंट हमको जो है देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने मैन मेडेड सोर्सेज, कृत्रिम स्रोत। सबसे पहला है जी डीप माइनिंग। तो डीप माइनिंग जब गहराई में हम माइनिंग करते हैं, ठीक है जी, खनन करते हैं, तो खनन करती बार तो हमको क्या पता चलता है, प्रोवाइड सैंपल फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है उसके इंटीरियर का हमको पता चलता है जब डीप माइनिंग हम करते हैं। दूसरा क्या है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट क्या हुआ, जब हम ड्रिल करते हैं तो रशिया का एक सबसे बड़ा जो है ड्रिल प्रोजेक्ट था जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। तो ये लगभग 12 किलोमीटर गहराई तक इन्होंने इसकी खुदाई करी थी। तो इससे भी क्या है,
हमको पता चला है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, प्रयोगशाला में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि साइंटिस्ट रेप्लिकेट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन टू अंडरस्टैंड हाउ मटेरियल बिहेव डीप इनसाइड द अर्थ। तो इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट करी, रेप्लिकेट हाई प्रेशर, जिससे पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज है, ठीक है जी। अब कुछ हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो हाइपोथेसिस माने थ्योरी। तो कुछ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, अपनी परिकल्पनाएं दी है, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, है ना, ठीक है जी। ग्रहाणु परिकल्पना हो गया जी, ज्वारीय परिकल्पना होगी, बिग बैंग और सौर निहारिका सिद्धांत। तो ये हाइपोथेसिस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले फ्यूचर में, ठीक है जी। तो आपको इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखना है। अभी फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं, अर्थ का इंटीरियर कैसा है उसके बारे में समझ रहे हैं। तो हाइपोथेसिस क्या बोलती है, कैसे बोलती है, अर्थ की ओरिजिन की बात करती हैं, ओरिजिन के टाइम, ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में डिस्कस करती है ये हाइपोथेसिस। तो इसको हम सेपरेटली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हम अर्थ को क्या करें, उसकी भौतिक विशेषता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर के आधार पे समझे, तो हमको पता चलता है कि अर्थ में कुछ ऐसी लेयर्स है, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या है, अर्थ में लेयर्स है, 3 लेयर्स है, कौन कौन सी है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है जी। यानी कि 3 लेयर्स है। सबसे पहले लेयर्स को हम बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, और बाकी को बोलते हैं तीसरी को कोर, ठीक है जी। तो ये कंपोजिशनल अर्थ स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 3 लेयर्स हमको देखने को मिलती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे, तो क्रस्ट क्या चीज है, तो क्रस्ट क्या चीज है, तो इसको देखेंगे। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जिसे हम स्थल मंडल का ऊपरी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल का ऊपरी भाग। अब थोड़ा स्थल मंडल जैसे आ गया, तो हम इसको अगर समझे, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा क्या है आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जब मैं ध्यान देने वाली बात करूँ तो आपको ध्यान देना है, ठीक है जी। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है अर्थ। 2 मिनट, इस तरह से इसको बनाते हैं। तो ध्यान देना है आप सभी ने इस पे, ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे पहले सॉलिड हमको देखने को मिलता है, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, ठीक है जी। उसके बाद एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। मध्य मंडल, कौन सी, बीच वाली जो लेयर है। बीच वाली लेयर से ऊपर एक लिक्विड पोर्शन हमको देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है जी। दुर्बल मंडल, क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल, ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है जी, मध्य मंडल। और लास्ट वाला जो कोर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं बैरिस्फीयर। क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर, ठीक है। ये समझना है आपने, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और क्रस्ट से नीचे थोड़ा गहराई में आते हुए जहां तक सॉलिड पोर्शन मिलता है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। यही स्थल मंडल की बात कर रहे हैं। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जिसे हम स्थल मंडल का ऊपरी भाग कहते हैं। नंबर दूसरा, इस परत को महाद्वीपीय भूपर पट्टी, ठीक है जी, महाद्वीपीय भूपर पट्टी एवं महासागरीय भूपर पट्टी के रूप में विभाजित किया जाता है। यानी कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में जो क्रस्ट है, क्रस्ट में हमको जो वाटर बॉडीज देखने को मिलती है, ओशन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि महासागरीय भूपर पट्टी बोलते हैं, ठीक है जी। और जो लैंड मास वाला पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय भूपर पट्टी, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये गहराई की बात कर रहा है, गहराई की बात करें, थोड़ा सा हम एक पिक्चर हमने इंसर्ट करी स्टार्टिंग में, तो इस गहराई की बात करें, तो ये जो गहराई है इसकी, ये है
ओशियनिक क्रस्ट, यह है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी बात कर रहे हैं। इसके नीचे हमको अपर मेंटल मिल रहा है, लोअर मेंटल मिल रहा है, आउटर कोर मिल रहा है और इनर कोर मिल रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है, इसकी गहराई की बात कर रहे हैं, क्रस्ट की गहराई। क्रस्ट की गहराई हमको जब हम क्या कर रहे हैं, क्रस्ट में महाद्वीप वाली साइड कॉन्टिनेंट पे है, तो उसकी मोटाई हमको 35 से 40 किलोमीटर मिलती है, और महासागरीय भूपर पट्टी में हमको गहराई मिलती है 6 से 7 किलोमीटर के रूप में। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाद्वीपीय भूपर पट्टी में ऊपरी हिस्सा ग्रेनाइट और निचला हिस्सा बेसाल्टिक होता है। महासागरीय भूपर पट्टी पूरी तरह से बेसाल्टिक होती है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो ये आपकी अर्थ का जो क्रस्ट है क्या है, क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है, एक तो गहराई की बात कर रहा है। अब गहराई की बात करने के साथ साथ ये बोल रहा है कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, वहां पे हमको देखने को मिल रहा है ग्रेनाइट। क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेनाइट देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो ओशियानिक क्रस्ट है वहां पे क्या मिल रहा है, बेसाल्टिक, बेसाल्टिक। ठीक है जी, बेसाल्टिक रॉक्स हमको देखने को मिल रही है। ठीक है जी, आपने इसको नोट्स इसके बनाने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा हम इसको समझे। अगर ये क्या बोल रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर अर्थ नोन एज आउटर पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का आउटर पार्ट है ये, समझ गए। द लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं, गहराई 40 किलोमीटर मिलती है, ओशियानिक क्रस्ट हमको 6 किलोमीटर मिलती है। द अपर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ग्रेनाइट। जो अपर पार्ट है किसका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, जहाँ पे हमको कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे क्या है, ग्रेनाइट हमको मिलता है, विच फॉर्म कॉन्टिनेंट्स। एडिशनली लोअर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंटायर ओशनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ बेसाल्टिक। अब अगर जैसे जैसे हम गहराई में जाते रहेंगे, किसमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, वहाँ पे भी हमको बेसाल्टिक रॉक मिलेगी, एज वेल एज जब ओशियानिक क्रस्ट में नीचे जा रहे हैं तब भी हमको बेसाल्टिक रॉक्स। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट आता है मेंटल। तो मेंटल को अगर समझे तो इसमें सबसे पहला क्या है, यह परत दो भागों में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल में विभाजित है। कहाँ है, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। तो जो अर्थ का क्रस्ट था, क्रस्ट ये हो गया और मेंटल हो गया। तो मेंटल भी क्या है, दो भागों में डिवाइड है। तो दो भागों में डिवाइड क्या बता रहा है, परत दो भागों में, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, मतलब अपर मेंटल लोअर मेंटल। ऊपरी मेंटल का विस्तार भूपर पट्टी के आधार से लेकर 670 किलोमीटर तक है। कितना है, 670 किलोमीटर तक है। और निचला मेंटल का विस्तार 670 से 2900 किलोमीटर तक है। अगर हम इसको क्या लें, ये मेंटल हम मान के चले, ये ऊपरी मेंटल है, ठीक है, अपर मेंटल, और ये है लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो कितनी है, 670 किलोमीटर है। और इसकी गहराई मैंने लोअर मेंटल गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ठीक है जी, समझ गए आप गहराई। यह पेरिडोटाइट चट्टानों का बना है। तो चट्टाने कौन सी मिलेगी, जिसमें पेरिडोटाइट चट्टाने मिलेगी। ऊपरी मेंटल की सबसे ऊपरी परत जिसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर है को दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। किसको, 100 से 200 किलोमीटर गहराई। इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एस्थेनोस्फीयर ये वाला क्वेश्चन। 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई किसका, अपर मेंटल का, जो 100 से, अब 670 किलोमीटर हमारे को यहाँ पे आया था। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब हम क्रस्ट से नीचे आ रहे हैं लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, जो लिक्विड पोर्शन है, एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। माने थोड़ा इसको हम ध्यान से समझेंगे। ऊपरी मेंटल की, ऊपरी मेंटल की, ऊपरी मेंटल की सबसे ऊपरी परत जिसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर को दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है जी, इसे पृथ्वी का प्लास्टिक जोन भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या है, गाढ़ा तरल अवस्था में, क्या है, गाढ़ा तरल। जो एस्थेनोस्फीयर है, जो आपको कहाँ मिला है, ऊपरी मेंटल में मिला है, जो लिक्विड है, गाढ़ा है। ठीक है जी, उसको मेस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और एस्थेनोस्फीयर क्या है, गाढ़ा है, प्लास्टिक जोन इसको बोलते हैं। दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनीय धाराएं,
महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की गतिशीलता का कारण है। जैसे हम आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है जी, क्या पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई जो हमारी अर्थ है, थोड़ा हम डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। इसमें हम क्या लेके चले हैं, इसको दुर्बलता मंडल लेके चले हैं। क्या लेके चले हैं, दुर्बलता मंडल है ये, एस्थेनोस्फेयर है ये, क्या है, एस्थेनोस्फेयर है ये। अब ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है, कन्वेक्शन, क्या बोलते हैं, मेंटल कन्वेक्शन बोलते हैं, मेंटल कन्वेक्शन। संवहनीय धाराएं, संवहनीय धाराएं। अब संवहनीय धाराएं क्या है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है तो क्या करेगा, ये लैंड मास को इधर उधर तो करेगा, ठीक है जी, इधर उधर करेगा, क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि लिक्विड है। अब कन्वेक्शन को थोड़ा सा हम समझने वाले हैं इसमें, कन्वेक्शन क्या होता है। अब जो दुर्बलता मंडल है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वहां पे हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा, गर्म जो लिक्विड है ऊपर को उठेगा और ठंडा जो है नीचे को जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब दूध गर्म करते हैं, क्या करते हैं, दूध गर्म करते हैं आप, तो क्या होता है, क्या होता है, गर्म दूध ऊपर आता है, बाद में जैसे गैस बंद कर लेते तो नीचे को आ जाता है। तो जब ये ऐसा कुछ एक साइकिल ये अपने इंटीरियर में बना लेता है, अपने इंटीरियर में बना लेता है, कैसे, ऐसे ऊपर उठा, नीचे बैठा, यहाँ से ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरह से जब ये साइकिल बना देगा तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल कन्वेक्शन बोलते हैं। यही मेंटल कन्वेक्शन जब क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है या फिर एक दूसरे से नजदीक आ रहा है, कौन सा लिक्विड, उसी कारण से क्या हो रहा है, उसी कारण से क्या हो रहा है, उसी कारण से हमको क्या देखने को मिलता है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की गतिशीलता देखने को मिलती है, उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, अपने व्यूज़ हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फ्यूचर में हमें किस तरह से इम्प्रूव करने की आवश्यकता है आप चीज़ें बता सकते हैं। आगे है, मेंटल के दुर्बलता मंडल के नीचे वाले भाग को मध्य मंडल कहते हैं। किसको कहते हैं, मध्य मंडल। दुर्बलता जो मंडल था, यानी कि अर्थ का जो इंटीरियर है, ऊपर वाले मंडल को हमने बोला लिथोस्फियर, नीचे वाले मंडल को बोला एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर से जो नीचे वाला मंडल है उसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने मीजोस्फेयर, मैंने मध्य मंडल बोला, ठीक है जी, समझिए। तो इसकी गहराई कितनी है, 660 से 2900 किलोमीटर के बीच में। आगे है जी मेंटल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमने हिंदी मीडियम में समझा है वही इंग्लिश मीडियम में हमने इसको एक जो है नोट्स आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में बताऊं, तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या बता रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक जोन अर्थ of earth because the material here exists in particularly partially molten, partially molten है ये, विस्कस है या फिर डक्टाइल है, ठीक है जी, क्यों है, टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। जब हाई टेम्परेचर होएगा उसी कारण से इस लेयर का जो है क्या हुआ है, जन्म हुआ है। द कन्वेक्शन करंट इन द एस्थेनोस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेयर प्लेट। लिथोस्फेयर पे जो प्लेट्स है आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, आप यूरेशियन प्लेट पढ़ते हैं, इंडियन प्लेट पढ़ते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पढ़ते हैं, ठीक है जी। आपके क्या कहते हैं, अंटार्कटिक प्लेट पढ़ते हैं। जब हम आपके क्या कहते हैं ऊपर नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, जुआन डी फूका, काकेस, नजाका और स्कॉटिया प्लेट्स, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्लेट्स है इनका जो मूवमेंट है ये कन्वेक्शन करंट के कारण हो रहा है, यानी कि एस्थेनोस्फेयर के कारण हो रहा है। आगे आते हैं तीसरी लेयर, कोर। तो कोर क्या है, बाहरी
क्रूड, यह अत्यधिक तापमान के कारण क्या है, अत्यधिक तापमान के कारण तरल यानी कि द्रव पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। इस पिघले हुए धात्विक परत में मौजूद आवेशित आयन की गति से पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे डायनेमो प्रभाव कहते हैं। ठीक है जी। अर्थ के इंटीरियर में हमको क्या क्या खनिज देखने को मिलते हैं, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि जो आउटर कोर है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमको कैसा देखने को मिलता है, लिक्विड पोर्शन देखने को मिलता है। इस लिक्विड पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, जियो डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। जियो डायनेमो इफेक्ट बने जब क्या हो रहा है, लोहा आपको मिल रहा है, आयरन देखने को आपको मिल रहा है, वहां पे क्या है, आपको निकल देखने को मिल रहा है। तो जब वो मोल्टन वे में आपको देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप हो रहे हैं और चुंबकत्व क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो जो ये प्रोसेस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, जियो डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जियो डायनेमो इफेक्ट हमको कहाँ देखने को मिलता है, अर्थ के आउटर कोर में। फ्यूचर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू जो है हम समझ रहे हैं। इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक देखने को मिलता है। ठीक है जी। यानी कि जो अर्थ का कोर है, आउटर कोर, इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। ठीक है जी। आगे आता है आंतरिक कोर। अत्यधिक तापमान होने के बावजूद आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, ना कि अर्ध ठोस, क्योंकि यहाँ का दबाव बहुत अधिक होता है जो पदार्थों को पिघलने से रोकता है। ठीक है जी। तो फ्रेशर के कारण यहाँ पे हमको क्या मिलता है, ठोस अवस्था देखने को मिलती है, किसमें, इनर कोर में। ठीक है जी। इनर कोर में हमको क्या मिलती है, ठोस अवस्था देखने को मिलती है। इसका विस्तार 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होता है। आंतरिक क्रोट भूकंपीय तरंगों के अपवर्तन, अपवर्तन माने ये क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है आपके अर्थ के इंटीरियर में, आपके इनर कोर में जब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव मूव कर रही है, तो उसका जो रिफ्रैक्शन है, उसका जो डायरेक्शन है, वो क्या है, चेंज हो रही है। चेंज होने के कारण भी कुछ पोर्शन आपको शैडो जोन के रूप में मिलता है, जिसको हम आने वाली क्लासेस में पी वेव्स का शैडो जोन समझेंगे कि पी वेव्स का शैडो जोन क्या है और किस तरह से वो डेवलप होता है, उसी की ये बात कर रहे हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, भूकंपीय तरंगों के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन में चेंज कर रहा है, रास्ता परिवर्तित कर रहा है। और यही जो कहते लेयर है, वही क्या कर रही है, बाहरी करोड़ में ऊष्मा प्रवाह तथा संवहन की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। तो संवहन प्रक्रियाएं जो हमको कहाँ मिल रही थी, संवहनीय क्या कहते हैं प्रक्रियाएं जो हमको मेंटल कन्वेक्शन में मिल रही थी, उसी तरह की कन्वेक्शन हमको कहाँ मिलती है, आउटर कोर में भी देखने को मिलती है। और उसी आउटर कोर की कन्वेक्शन के कारण, उसी आउटर कोर की कन्वेक्शन के कारण ही जो चुंबकत्व या फिर क्या कहते हैं हम, जो जियो डायनामो इफेक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी उसकी ही देन है। ठीक है जी। क्या है, उसी की ही वो देन है। ठीक है जी। आगे करोड़ इंग्लिश मीडियम में है, तो थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं। ये है आपकी क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो कोर को इन्होंने इनर कोर आउटर कोर में बांटा है, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर, 5100 से 6378 किलोमीटर। ठीक है जी। तो मेंटल को इन्होंने क्या है, डिवाइड किया है एस्थेनोस्फीयर और मध्य मंडल में। ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। ये एस्थेनोस्फीयर है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है जी। इसकी जो दूरी है वो कितनी है एस्थेनोस्फीयर की, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है। ठीक है जी। और 600 के आसपास की दूरी हमने इसकी बताई थी, और 2700 के आसपास की, जो 2900 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है, हमने कहाँ तक बताई थी, यहाँ तक बताई थी। ठीक है जी। तो 600 क्या था, आप देखोगे जब हमने मेंटल को डिस्कस किया था, तो 670 किलोमीटर तक जो है, ये डिफरेंट होता है। अलग अलग जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने अपना अपना जो गहराई है वो बताई है। फिलहाल हम इसको 660 या 670 किलोमीटर मान के चलते हैं।
और इसके साथ जो निचले वाला जो आपका मेंटल, लोअर मेंटल 670 से कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है जी, समझ गए। और ओशियानिक जो क्रस्ट है उसकी गहराई कितनी तक थी, 6 से 10 किलोमीटर के बीच में थी, और इसकी 35 से 40 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम समझने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक जो अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर, तो उसके आधार पे जो है हमको अर्थ का इंटीरियर कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है इसमें सियाल। तो जो हमारी क्रस्ट है उसको इन्होंने बताया कि भाई परतदार शैलों के नीचे, क्या बता रहा है, परतदार शैलों के नीचे, ठीक है, सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है, परतदार शैलों के नीचे। यानी कि ये हमारी क्या है, परतदार शैलें हैं ये वाली, इनके नीचे एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम पाई जाता है। सिलिका और एल्यूमिनियम के पाए जाने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है और औसत गहराई कितनी है, 50 से 300 किलोमीटर के बीच में। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है, मानी एसिडिक होती है ये, एसिडिक, एसिड आपको ज्यादा मिलेगा, तथा पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। खास तौर से महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से मानी जाती है। माने महाद्वीप जो बने हैं वो किससे बने, इसी सियाल से बने, इसी सिलिका से बने, इसी एल्यूमिनियम से बने। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश मीडियम, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हैं। नेक्स्ट सीमा। सीमा है आपकी सियाल के बाद की जो लेयर है, ठीक है जी, ये वाली जो लेयर है इसको इसने क्या बोला, सीमा बोला। सीमा क्या हुआ, सियाल के नीचे एक और परत पाई जाती है जिसे सीमा कहा जाता है, जो मुख्यतः किससे बनी है, बेसाल्टिक से बनी है। अब इसको सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है जी, मैग्नीशियम। और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फेरस सिलिकेट पाए जाते हैं। अब इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 2.9 टू 4.7। इसकी गहराई 300 से 200 किलोमीटर। अब इसमें क्या है, क्षारीय, जो आपकी वहां पे एसिडिक थी यहाँ पे क्या होगी, अल्कलाइन नेचर की होगी। ठीक है जी, तो जो आपका सीमा है, जो दूसरी लेयर है वो क्या है आपकी, कैसी है, वो क्षारीय है। कैसी है, अल्कलाइन है। इसमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सिलिका मिलेगा, और लोहा भी थोड़ा थोड़ा इसमें, इसके सिलिकेट्स आपको मिलेंगे। तो महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से इसी सीमा की बनी है। मैंने अगर हम बोले कि भाई जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट है, कौन सी क्रस्ट, एक होगी हमारी ओशियानिक क्रस्ट, एक होगी हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ओशियानिक क्रस्ट हमें किसकी बनी हुई मिलती है, सीमा की, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमको कहाँ की मिलती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई मिलती है। ठीक है जी, आगे है जी लास्ट लेयर, इसको बोलते हैं निफे। निफे माने कौन सी लेयर, ये लास्ट वाली लेयर, इंटरनल लास्ट लेयर, निफे। सीमा परत के नीचे तीसरी परत है जिसको निफे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, निकल, निफे, निकल और लोहा, आयरन, फेरस, फेरस पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला, निफे बोला। इस परत को कठोर, यह परत जो कठोर तत्वों से बनी है, इसका औसत घनत्व 9.5 से 14.5 के बीच में होता है, तथा इसकी जो गहराई है लगभग 2000 से 6371 किलोमीटर। याद रखना ये गहराई जो है अलग अलग दी गई है, मैंने अलग अलग सोर्सेज जहाँ से मिली है वहाँ से आपके लिए उठाई है, तो आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च और कर सकते हैं। स्टिल इट इज फाइनलाइज कि भाई 2000 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक जो इसकी गहराई जो है मानी जाती है। ठीक है, इसमें धात्विक तत्वों की अधिकता होती है और यह अत्यंत उच्च तापमान में स्थित होते हैं। इसमें धात्विक तत्व मिलते हैं, आयरन मिलता है, निकल मिलता है, ठीक है, अत्यंत उच्च तापमान, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और प्रेशर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी के कारण वहाँ पे क्या है, यह परत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के कोर की संरचना मुख्यतः इसी निफे परत की मानी जाती है। माने हमको जो अर्थ का कोर देखने को मिलता है वो कहाँ से है, इसी लेयर से जो है बनी हुई मानी जाती है। तो कुल मिला के ये हमारा जो है लेक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर।
होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। हम इस पे और मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। आप आगे हमारा इसी तरह से मनोबल अगर बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और बेहतर कंटेंट देने की हम जो है कोशिश करेंगे। तब तक के लिए एक और निवेदन, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। यह हमें क्या है, प्रेरणा देता है एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, एक अच्छा मोटिवेशन देता है बेहतर क्लासेस डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो आप हमें जो है क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पुनीत झामटा के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप उसके माध्यम से डेली करंट अफेयर के जो कंटेंट है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच और आपका दिन शुभ हो। और आने वाली क्लासेस में आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहेंगे इसी आशा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।